हेलो दोस्तों, एके स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि मंजरी अपने जॉब से रिजाइन करने जाती है और राहुल की बातों से प्रभावित होकर वहीं अपने कैबिन में बैठ जाती है, जहां तन्वी उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। तभी उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है। अब आगे। मंजरी ने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी और पंजों के बल खड़े होकर वह बाहर की ओर झुककर देखने लगी। खिड़की से नीचे दाईं तरफ देखा तो लगभग पूरी सड़क, जहां तक नजर जा सके, खाली ही थी। सड़क के किनारे लगे रोड लैंप पर 2 कबूतर बैठे थे और जब उसने बाईं ओर देखा, कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और पास ही रखे डस्टबिन में कुछ कुत्ते खाने की खोजबीन में धमा चौकड़ी मचाए हुए थे। और जहां से झुककर वो नीचे झांक रही थी, उसके पास में एक पाइप खिड़की से शुरू होकर नीचे सड़क तक जा रहा था, फिर सड़क में जैसे कहीं गुम हो गया। लेकिन कोई भी खिड़की पर नहीं दिखा। वहां कोई खड़ा हो सके इतनी जगह भी नहीं थी। वो वापस पलटी और जैसे ही नजर तन्वी पर पड़ी, वो वापस अपनी सीट पर बैठ गई। मैम, आप ठीक है ना? तन्वी ने जिस अंदाज में पूछा, मंजरी समझ गई कि तन्वी उसे कुछ असामान्य समझ रही है। उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर तन्वी उसे एक फाइल दिखाते हुए बोली, डिजाइनर टीम ने रिजॉर्ट के पर्दे, कुशन और स्टाफ की ड्रेस में एक रूपता रखने की कोशिश की है और मुझे ये सैंपल डिजाइन पसंद भी आए, लेकिन राहुल सर कहते हैं कि ड्रेस कोड आप ही फाइनल करेंगी। मंजरी ने कहा, तन्वी, मैं बुलाती हूँ तुम्हें राहुल से बात करके, ओके? तन्वी ने पूछा, आर यू श्योर मैम? इस पर मंजरी ने हामी में सिर हिलाया और अगले ही पल तन्वी मंजरी के केबिन से बाहर निकल गई। उसके बाद मंजरी राहुल के केबिन में गई। राहुल पेपर्स पर कुछ लिख रहा था। जब मंजरी को देखा तो अपनी 2 उंगलियों से पेन को झूला सा झुलाने लगा। राहुल, कैसा लगेगा जब कमरे में लगे पर्दे ओढ़कर होटल का स्टाफ खाना सर्व करेगा? क्या ये गेस्ट के लिए उलझन का सबब नहीं होगा? मंजरी के बोलने के बाद राहुल कुछ पल के लिए स्तब्ध रहा, फिर बोला, पर्दे ओढ़कर? भला स्टाफ पर्दे क्यों ओढ़ेगा? राहुल हंसते हुए बोला। राहुल, क्या है ये, पर्दे और ड्रेस कोड एक जैसा? वो अपनी गर्दन एक तरफ झुकाकर खड़ी हो गई। ओह, समझा क्या बात कह रही हो तुम। एकदम ठीक कहा मंजरी तुमने। मैंने पहले ही कहा था, ये सब नहीं हो सकता मुझसे। मंजरी, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। राहुल प्रभावित होकर बोला तो मंजरी को हंसी आ गई। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार रिजॉर्ट देख लूं तो बेहतर आइडिया लग जाएगा, मंजरी ने कहा। फिर राहुल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं साथ चलूं? बड़ा उत्साहित होकर राहुल अपनी सीट से उठते हुए बोला, नहीं, तुम काम करो, मैं तन्वी के साथ चली जाऊंगी, मंजरी ने मुस्कुराकर कहा। राहुल ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है। मंजरी अपनी गाड़ी में और तन्वी एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ रिजॉर्ट देखने पहुंचे। शानदार रिजॉर्ट का वैभव देखते ही बनता था। 17 कमरों का 2 मंजिला रिजॉर्ट देखकर मंजरी अभिभूत थी। ज्यादा सफेद और नीले रंग का प्रयोग हुआ था। रिजॉर्ट में डिजाइनर काम कर रहे थे साज सज्जा पर। वहां से जल्द ही वापसी करते वक्त मंजरी अपने कार उसी जंगल के पास रोककर बोली, तन्वी, तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। यहाँ? तन्वी ने आंखें फैलाते हुए पूछा। इस पर मंजरी ने हामी में सिर हिलाया और तन्वी मुंह सिकोड़ते हुए वहां से ऑफिस के उस एम्प्लॉय के साथ वापस चली गई। तब मंजरी ने कार की खिड़की से ही अपना चेहरा बाहर की ओर निकाला और चीख कर बोली, देबू, क्या तुम यही हो? आवाज दो देबू। शाम का झुरपुटा सा होने लगा था। ज्यादा पेड़ होने की वजह से अंधेरा महसूस होता था। तेज सर्द हवा चल रही थी। मंजरी ने घबराकर अपनी कार का शीशा बंद कर लिया और अगले ही पल उसे अपनी कार के शीशे पर देबू दिख गया। मंजरी की आंखों में खुशी तैर गई। वो कार का दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर आई। तुमने बुलाया और हम चले आए, देबू मुस्कुरा कर बोला। देबू, तुम अभी तक नहीं बदले। ये बताओ, यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारा इंतजार, वो खिलखिलाकर हंसा। ओहो, बताओ भी,
अरे यूं ही घूमने निकला था, तुम्हारा मिलना तो संयोग रहा। मंजरी चलती हुई पेड़ों के झुरमुट तक पहुंची। देवांश उसके साथ साथ चलने लगा। फिर एक ठीक सी जगह देख मंजरी ने मुंह से फूंक मारकर अतिरिक्त धूल साफ की और फिर बैठते हुए बोली, देबू मुझे मदद चाहिए तुम्हारी, करोगे मेरी मदद? देबू ने कहा। मंजरी बोल कर तो देखो। अच्छा ठीक है, पहले वहाँ देखो। वो भी उसके पास बैठते हुए बोला। एक मंदिर की ओर इशारा किया उसने। थोड़ी दूरी पर एक मंदिर बना हुआ था जिसकी चोटी पर लगा एक छोटा सा झंडा हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर हाँ कहा और कहीं खो सी गई। 12वीं क्लास के फेयरवेल पार्टी के खत्म होते होते देर शाम हो गई थी। वो दोनों इसी जगह पर आए थे और देवांश, जिसे वो देबू पुकारती थी, उससे मंजरी ने मंदिर की ओर इशारा करके पूछा था, देबू वो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर। उस दिन भी बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। बहुत प्यारी हवा चल रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे और देवांश उसे बड़ी हसरत से देख रहा था। मंजरी एक बात पूछूं तुमसे, पसंद करती हो ना तुम मुझे? अंधेरे में भी मंजरी को देवांश की नजरें खुद को छूती सी लगी। एक गुदगुदी सी हुई और वो शर्मा गई। फिर छेप छुपाने को बोली, बताओ ना देबू, मंदिर सुंदर लग रहा है ना? देबू ने कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो ना मंजरी, पसंद करती हो ना मुझे? उसने फिर अपनी बात दोहराई। मुझे देर हो रही है, घर जाना चाहिए। वो मुड़कर जाने लगी। मंजरी बोलो ना। देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मन में रखने से क्या फायदा। देबू की छुअन से एक खुशी की फुरफुरी सी उसके हाथ में से होते हुए उसके चेहरे तक पहुंच गई। सांसों में बड़ी गर्मी को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन देबू ने हाथ नहीं छोड़ा। वो कसमसा कर रह गई। पहले जवाब दो मंजरी, देबू फिर बोला। बदले में उसने हामी में सिर हिलाया और घर की ओर दौड़ गई। अरे मंजरी रुको, मंजरी रुको, मैं तुम्हें छोड़ने चल रहा हूँ। ये कहता हुआ देवांश उसके पीछे दौड़ा लेकिन मंजरी आगे दौड़ने लगी और देवांश उसके पीछे। रुको मंजरी, रुको तो। वो बोलता जा रहा था लेकिन मंजरी अपने घर जाकर ही रुकी। देवांश ने जब उसे घर में जाता देखा तो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया और वापस हो लिया। मंजरी, मंजरी कहाँ खो गई? देवांश की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हो गई। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो मुस्कुराती हुई अतीत से बाहर आ गई। देवांश को भी वही मंजर याद आया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान ठहर गई। कितने खूबसूरत थे ना वो दिन मंजरी। देबू, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ और वो नाराज होकर दूर हो गया है मुझसे। क्या तुम उसे मेरी जिंदगी में वापस ला सकते हो? बिना एक भी पल गवाए मंजरी ने अपनी बात कह दी। देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट में फैले होठ सिकुड़कर छोटे हो गए। उसने अपने दांतों को आपस में भींच लिया और मुंह फेरकर दूसरी ओर शून्य में देखने लगा। फिर एक उड़ते हुए जुगनू पर देवांश की नजरें टिक गई। जुगनू अपनी धुन में कभी दाएं मुड़ता तो कभी बाएं, फिर यकायक बिल्कुल उसके पास तक आ जाता, जैसे अपने आजाद जीवन का आनंद उत्सव मना रहा हो। न जाने क्यों देवांश को वो उसका मजाक उड़ाता सा दिखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो उस जुगनू को पकड़ने के लिए अपनी जगह से उठा कि तभी, देबू बोलो ना, ला सकते हो उसे? मैं अर्जुन के बिना नहीं जी सकती। मंजरी ने देबू को खुद की बातों में रुचि न लेते देख फिर से पूछा। लाऊंगा। ये तो बताओ, रूठा क्यों है अर्जुन तुमसे? वो उस जुगनू को छोड़ मंजरी के पास आकर धीरे से बोला। एक गहरी सांस लेकर मंजरी ने कहा, वो नहीं चाहता कि मैं राहुल के साथ काम करूं। देबू ने कहा, और इसकी वजह से? हाँ, उसे लगता है कि राहुल मन ही मन मुझे पसंद करता है। और तुम्हें? यार क्या फर्क पड़ता है, उसने कुछ कहा तो नहीं ना। इसलिए मैंने उसे स्पेशली बताया कि अर्जुन मेरी जिंदगी में है, ताकि कुछ हो भी उसके मन में
तो सब क्लियर रहे। अच्छा, हाँ, मैं 3 साल से पागलों की तरह काम कर रही हूँ राहुल के साथ। मेरा काम दिखा उसे, तभी उसने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। देवांश बस सिर हिलाता है और उंगलियों से पास की घास तोड़ने लगता है। इसलिए कि उसके मन में मेरे लिए सॉफ्ट फीलिंग है, मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती हूँ। राहुल मेरे और अर्जुन के बारे में सब जानता है, फिर भी रहती है मन में फीलिंग तो रहे मेरी बला से। क्या दोष है मेरा, बोलो ना देबू। समझाया नहीं क्या तुमने उसे? वो जुगनू उसकी बाह पर आकर बैठ गया। इस बार देवांश ने उसे देखा लेकिन हटाया नहीं। समझाऊं तो तब ना जब वो सुने, सीधे ब्रेकअप कर लिया मुझसे। तब तुम क्यों दुखी हो मंजरी, जाने दो उसे। मतलब तुम पागल हो क्या? कैसे जाने दूं, प्यार करती हूँ उससे मैं देबू। लेकिन वो समझता तक नहीं, प्यार क्या खाक करेगा तुमसे? तुम जानते ही कितना हो उसके बारे में। हाँ, वो नाराज है बस। अर्जुन ना मिला मुझे तो मैं मर जाऊंगी देबू। आंखें बंद कर ली उसने और आंसू उसकी आंखों के किनारे भिगो गए। देबू उसे रोता देख घबरा कर बोला, अच्छा मैंने तो ऐसे ही कहा था। तुम ये मरने की बातें दोबारा मत करना मंजरी, और बंद करो रोना। अर्जुन चाहिए ना तुम्हें, मैं वापस लाऊंगा उसे। सच देबू, मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। मंजरी, अर्जुन भाग कर आएगा तुम्हारे पास, ये वादा रहा मेरा। तुम्हें भी अब जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। कपड़े झाड़ती हुई मंजरी उठी और दोनों कार की ओर चल दिए। कदम से कदम मिलाते झींगरों की आवाज और जुगनुओं के साथ ही अर्जुन की वापसी का वादा। खुश होकर मंजरी अंधेरे में कभी उसकी ओर देखती तो कभी उस माहौल को, और कार का दरवाजा खोल वो उसमें बैठी तो देबू ने उसका दरवाजा बंद करते हुए कहा, मंजरी तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जल्द ही अर्जुन तुम्हारे पास होगा। मैं इस वक्त कुछ और सोच रही थी देबू। क्या सोच रही थी बताओ? यही कि रात में डर लगता था मुझे, और जब से वो गुंडे मिले मुझे और डरना चाहिए था, लेकिन तुम साथ होते हो ना तो बिल्कुल डर नहीं लगता देबू। वो मुस्कुरा कर बोली और अंधेरे में ही उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। देबू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत भी नहीं है मंजरी तुम्हें। पहले भी कहा था, जब भी वो गुंडे दिखे बस ये कार उन पर चढ़ा देना। और जेल कौन जाएगा? मंजरी, वो गुंडे जेल में ही है। सच? हाँ भाई, एकदम सच। देबू, आप कब मिलोगे? जब तुम चाहो, बस यही रहता हूँ ज्यादातर। फिर भी जब भी और जहाँ भी तुम याद करोगे मैं आ जाऊंगा। यहाँ? तुम यहाँ क्या करते हो देबू? खोई हुई सी आवाज में देबू बोला, इंतजार। इंतजार पर किसका? मंजरी, कुछ बातें अगली दफा के लिए भी रखो। ठीक है, तुम अर्जुन को पहचानोगे कैसे? मंजरी, तुम चिंता मत करो, मैं पहचान लूंगा। फिर जैसे खुद ही जवाब मिल गया हो, जल्दी से अपना मोबाइल खोलकर उसमें से अर्जुन की उसे फोटो दिखाते हुए, ये देखो देबू, ये है अर्जुन। ये कहते हुए उसने मोबाइल देवांश की ओर कर दिया। मोबाइल की फ्लैश लाइट जब देवांश के चेहरे पर पड़ी तो आह की एक तेज चीख निकली, वो भी मंजरी के मुंह से, और मोबाइल नीचे गिर गया। देवांश की आंखें जो इतनी अंदर धसी थी कि दिख ही नहीं रही थी। मैले कुचैले ढीले ढाले कपड़ों में देबू था। उसके बाल भी ऐसे बिखरे थे जैसे महीनों से उन पर कंघी न की गई हो। वो मुंह पर हाथ रखे बैठी थी, अपनी की गई इस प्रतिक्रिया पर शर्मिंदगी महसूस करती हुई। कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। देवांश ने उसका मोबाइल उठाकर उसे पकड़ाया और बोला, मंजरी, दिन रात जंगलों में रहता हूँ ना, इसीलिए कुछ कुछ जंगलियों जैसे दिखने लगा हूँ। माफ करना, मेरे कारण तुम्हें तकलीफ हुई। अरे नहीं देबू, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चलूं? देवांश ने अपने हाथ से उसकी कार की छत पर हल्की सी एक थपकी मारी और जंगल की ओर मुड़ गया। मंजरी उसे देखती रही। जब वो अंधेरे में गुम हो गया तो
तो मंजरी ने अपनी कार स्टार्ट की और खुद से बोली, अर्जुन जल्दी आ जाओ, तुम्हारी जुदाई ने पागल करना शुरू कर दिया है मुझे। हेवनली होम्स रियल एस्टेट, गोवा की खूबसूरत लोकेशन में बने शानदार ऑफिस जिसमें कम से कम 900 से 1000 का सिटिंग अरेंजमेंट होगा। वहीं बने एक सबसे बड़े केबिन में अर्जुन दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े बैठा था और अपनी मेज को घूर रहा था। सर, हमारा गोल्डन मनी बैक प्लान भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। कस्टमर्स की एक लंबी फहरिस्त ने हम पर केस कर दिया। लगभग 40 साल के चितरंजन प्रसाद ने केबिन में आते ही बोलना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर अर्जुन ने सिर उठाया और खुद के ही बाल खींचते हुए मुंह से एक गहरी सांस छोड़ दी। फिर अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली उंगली से आंखों के किनारे दबाते हुए बोला, एक के बाद एक प्लान पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रसाद यार, अच्छा सोचकर ग्राहकों से पैसे उठाया था, वादा किया था कि दुगना पैसा वापसी का, लेकिन मार्केट में इतना घाटा लगेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हताश अर्जुन को देखकर चितरंजन प्रसाद को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने आंख बंद करके पल भर में तैयार किया खुद को और बोला, चिंता मत कीजिए अर्जुन सर, रावत के अनुसार गोल्डन होम्स में अच्छी बुकिंग होने के आसार हैं। लोग फ्लैट खरीद रहे हैं वहाँ का, और वहाँ का पैसा हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े ग्राहकों को दे सकते हैं। ब्याज ना सही, मूल रकम चुकता की जा सकती है। प्रसाद ने अर्जुन को सांत्वना देने की कोशिश की। तभी रावत बदहवास सा केबिन में आया और बोला, सबसे पहले तो इस समस्या का अंत कीजिए जो ऑफिस के बाहर है। अब कौन सी समस्या आ पड़ी? अर्जुन ने हैरत से घबरा कर पूछा। सर, एक पेरेंट से अपनी जवान बेटी की लाश लिए ऑफिस के बाहर बैठे हैं। ये सुनकर अर्जुन बस हैरत से रावत को घूरता रहा। रावत ने कहना जारी रखा, वो कहते हैं कि घर में रखी एक एक पाई ये सोचकर जमा कर दी थी कि जब अच्छी रकम मिलेगी वो धूमधाम से बेटी की शादी करेंगे, और जैसे ही इस प्लान का डूबना सुना उनकी बेटी सदमे में चल बसी। उनके पास अपनी बेटी के देह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने कुर्सी पर अपना सिर पीछे की ओर टिका दिया और कुछ पल छत को घूरता रहा। इस बीच रावत और प्रसाद एक दूसरे को देखते रहे। फिर जैसे एक दूसरे से आंखों ही आंखों में ये कहा हो कि हमें अर्जुन सर की मदद करना चाहिए। सर, अकाउंट में देखिए क्या कि कितना पैसा है, प्रसाद ने धीरे से कहा। तो अर्जुन थोड़ा संयत हुआ और बोला, देखो कितना है, ले आओ जल्दी। और रावत, उन्हें बाहर जाकर तसल्ली दो, देखो मीडिया का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ये कहते ही अर्जुन लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक करने लगा। रावत और प्रसाद बाहर निकल गए कि अर्जुन ने अपने कानों में चूड़ियों की खन खन की आवाज सुनी तो चौंककर अपने लैपटॉप से नजर हटाई। सामने मंजरी खड़ी थी। मंजरी तुम? अर्जुन ने हैरत से बोला। मंजरी ने एक बैग उसकी मेज पर रखा और बोली, अर्जुन, इसमें 10 लाख रुपए हैं, उन्हें दे दो। वो अपनी बेटी की मौत से पहले ही बहुत दुखी हैं, उन्हें और इंतजार मत करवाओ। इतना कहकर वो मुड़ी और केबिन से बाहर निकल गई। अर्जुन तेजी से उठा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंजरी उसके केबिन से निकलकर बाहर आई और लंबी लॉबी को पार करती हुई वहां पहुंची जहां लड़की की लाश रखे उसके माता पिता बैठे थे। मंजरी उस लड़की की लाश के पास गई और उसके ऊपर लेट गई। ये देख अर्जुन हैरत में पड़ गया और मंजरी मंजरी ये कहते हुए दौड़ा और उस लाश के पास पहुंचकर उसे हिलाते हुए मंजरी मंजरी करके चीखने लगा। सब हैरत से एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखने के लिए अगले चैप्टर का इंतज़ार करें।